हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। वो रह रहा है। अजीब बात है, वह किस तरह का प्रशंसक है। मैं उसे अपना सेवक बनने का इतना बड़ा अवसर दे रहा हूँ और वह पलटकर भी नहीं देख रहा है। फूफू लैन ने नामांकित से खुद को युवा राजकुमार की तरह शुरू कर दिया था। उनका साहस केवल इतना बढ़ गया कि उनका विश्वास वापस नहीं आ रहा था। उसने कहा, ठीक है, यह उसका नुकसान है। वह भी पीछे मुड़ा और जाने लगा। लंबी श्रृंखला कुछ दूर तक चली और फिर उसने जैन के बैग के अंदर झांका कि उस आदमी ने कौन सा जानवर इस्तेमाल किया है। पे जैन के बैग के अंदर 2 खूंखार जानवर थे। दोनों बीस्ट स्पेशलिटी और आर्किटेक्चर लग रहे थे। दक्ष ने पे जैन के जानवरों के थैले के अंदर देखा कि उसके पास कौन कौन से जानवर हैं। पे जैन एक सम्राट का बेटा था। यात्रा के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जानवर किसी भी तरह से बुरे नहीं हो सकते थे। वो उनका इस्तेमाल करना चाहता था अगर वे उसके जानवरों से तेज थे। एकमात्र समस्या ये थी कि जो जानवर एक बार पालतू हो गए थे वे दूसरों की बात नहीं सुनते थे। अगर उन्हें पे जैन ने फंसाया होता तो उनके दक्ष की मदद करने की संभावना बहुत कम थी। एकमात्र उम्मीद पे जैन के पास एक ऐसा जानवर था जिसे उसने पालतू नहीं बनाया था। हालांकि ये संभावना बुरी नहीं थी। बहुत से लोग ऐसे जानवर रखते थे जो सिर्फ यात्रा के लिए होते थे और उन्हें वास्तव में पालतू नहीं बनाया जाता था। दक्ष को उम्मीद थी कि उसे पे जैन के जानवरों के बैग में ऐसा ही एक जानवर मिल जाएगा। अगर वह अपने समय का एक पल भी बचा सकता था तो दक्ष उसे आजमाने वाला था। उसने पे जैन के जानवरों के थैले के अंदर देखा और पाया कि थैले के अंदर 2 खूंखार दिखने वाले जानवर थे। जानवरों में से एक का सिर शेर का था। दुर्भाग्य से उसके पास केवल एक पैर था और 2 पंजे थे, जिससे वो कहीं अजीब लग रहा था। उसके पास पंख भी नहीं थे। दक्ष को यकीन था कि यह जानवर उड़ नहीं सकता। हालांकि उसने पहली बार ऐसा जानवर देखा था जो इस तरह दिखता था। ये जानवर संभवतः एक ऐसा जानवर था जिसे पे जैन ने अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए रखा था। इसके अलावा कोई और बात समझ में नहीं आई। दुर्भाग्य से पे जैन को दक्ष ने जहर दे दिया था। अपने पालतू जानवर को पुकार पाना तो दूर की बात है, बेचारा आदमी एक दवा भी नहीं खा पाया। वह कुछ भी करने में सक्षम हुए बिना ही मर गया। दूसरा जानवर ज्यादा समझ में आया। उसके पंख चांदी के पंखों से भरे हुए थे। उसकी रसीली चांदी की त्वचा उसके पंखों से मेल खाती थी, जिससे जानवर हंस जैसा दिखता था। दक्ष ने कभी नहीं सोचा था कि पे जैन जैसा कोई व्यक्ति जो इस तरह से व्यवहार करता है, उसके पास इतना सुंदर जानवर होगा। उसने सोचा था कि पे जैन द्वारा इस्तेमाल किया गया जानवर डरावना होगा, लेकिन ये डरावना बिल्कुल नहीं था। हालांकि सिल्वर स्वान क्रूर लग रहा था। उसमें एक शक्तिशाली कल्टीवेशन था जिसे महसूस किया जा सकता था। इसके अलावा उसके तीखे दांतों से भी दक्ष को पता चल गया कि यह कोई सामान्य स्वान नहीं बल्कि कुछ और था। बहुत बुरा हुआ, ये हंस सांप सम्राट से भी कमजोर है। मुझे नहीं लगता कि यह उसकी गति से मेल खा सकता है। ये पे जैन वास्तव में कुछ कमजोर जानवर थे। अगर वे गति में मेरी बराबरी भी नहीं कर सकते, दक्ष ने निराशा में कहा। उसने सोचा था कि वह तेजी से यात्रा करके कुछ समय बचा सकता है। दुर्भाग्य से पे जैन के जानवर उसके अपने जानवरों से भी धीमे थे। वह पे जैन को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। वो ये समझने में विफल रहा कि यह पे जैन नहीं था जिसके पास कमजोर जानवर थे। इसके बजाय यह उसके पास था जिसके पास ज्यादा ताकतवर जानवर थे। ये सब जानवर पर्वत और उसके जानवरों की बदौलत था, जो जानवर पर्वत में उगने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों का सेवन करते थे। इससे उन्हें इतनी तेजी से बढ़ने में मदद मिली। मुझे लगता है कि मैं केवल अपना ही उपयोग कर सकता हूँ, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। स्नेक सम्राट या सूर्य को नष्ट करने वाला कोंडोर? मुझे क्या चुनना चाहिए? सूर्य को नष्ट करने वाला कोंडोर मुझे तेजी से यात्रा करने में सक्षम बना सकता है, लेकिन मुझे पूरी यात्रा के दौरान उसकी निरंतर बड़बड़ाहट और शेखी बघारना सुनना पड़ेगा, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। दूसरी ओर सूर्य को नष्ट करने वाला कोंडोर अधिक शांत होगा। यात्रा शांतिपूर्ण होगी। दुर्भाग्य से वह आदमी धीमा है। उसके साथ यात्रा बहुत लंबी होगी, उन्होंने आह भरते हुए कहा।
वो आराम और गति के बीच फंस गया था और वो केवल एक ही चीज चुन सकता था। ठीक है, मैं गति के लिए अपने आराम का त्याग कर दूंगा, उसने कहा, क्योंकि उसने सांप सम्राट के साथ जाने का फैसला किया था। उसने अपनी चेतना को अपनी प्राचीन अंगूठी के अंदर भेजा। उसने सांप सम्राट को खोजने के लिए जानवरों के क्षेत्र के अंदर देखा। वो यहाँ नहीं है। उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर बनी रही, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सांप सम्राट वहां मौजूद नहीं था जहां दूसरे जानवर थे। ज्यादातर समय वे सभी एक साथ या एक दूसरे के पास होते थे। हालांकि फिलहाल इस जगह से सिर्फ सांप सम्राट ही गायब था। क्या इन लोगों ने फिर से लड़ाई की? उन्होंने उस शेखी बघारने वाले को शर्मिंदा किया होगा जो गुस्से में चला गया था, दक्ष ने सोचा, क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि क्या हुआ होगा। उन्होंने जानवर क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र की खोज के लिए अपने खोज मापदंडों को विस्तृत किया। उसने हर जगह सावधानीपूर्वक खोज की। दुर्भाग्यवश उसे सर्प सम्राट नहीं मिला। अजीब बात है, वो कहीं नहीं है, उसने असमंजस में कहा। ऐसा लग रहा था मानो सांप सम्राट पूरी तरह से गायब हो गया हो। वो जानवरों के क्षेत्र में कहीं नहीं था। क्या आकाश ने उसे खा लिया, या धरती ने उसे निगल लिया, या फिर स्वर्ग ने उस शेखी बघारने वाले को दंड देने के लिए अंततः वज्रपात किया? आखिर वह गया कहां? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। जानवरों का क्षेत्र एक बड़ा स्थान था, लेकिन यह एक बंद स्थान भी था। सांप सम्राट अचानक कैसे गायब हो सकता है? क्या उस आदमी ने भागने के लिए कोई चाल चली? दक्ष ने सोचा। इस समय ऐसा लग रहा था कि उसके यहाँ न होने की यही एकमात्र संभावना थी। वह आदमी शायद भाग गया था। ठीक है, मुझे अपने संपर्क का इस्तेमाल करके देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। चाहिए कि क्या वह वाकई कहीं छिपा है। अगर मैं अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाया तो इसका मतलब यही होगा कि वह भाग गया है, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। उसने सर्प सम्राट को खोजने के लिए अपनी चेतना का प्रयोग करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने सर्प सम्राट को खोजने के लिए अपने वश में करने वाले संबंध का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसे आखिरकार सांप सम्राट मिल गया, जिससे उसे राहत की सांस मिली। एक पल के लिए तो उसे लगा कि सांप सम्राट भाग गया है, लेकिन अब उसे शांति महसूस हुई। वह बेवकूफ, यहाँ मैं उसके बारे में चिंतित हो रहा हूँ और वह आदमी तैर रहा है, दक्ष ने बड़बड़ाया। ऐसी चीजों के बारे में चिंतित होने के कारण वह कुछ हद तक निराश भी था। सांप सम्राट को नहीं पाया जा सका क्योंकि वह अपने छोटे आकार में तालाब में गहरे पानी में तैर रहा था। इस कारण दक्ष उसे नहीं खोज सका। दक्ष ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और उसने सांप सम्राट को बुलाया। सांप सम्राट तालाब की गहराई में था जब उसने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल बदल गया है। उसकी त्वचा को छूने वाला ठंडा पानी गर्म हवाओं में बदल गया था। उसके आसपास का नीला रंग हल्के पीले रंग में बदल गया था। इसके अलावा वो पृथक स्थान अब पृथक नहीं रह गया था, क्योंकि उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था। छोटे चेन, तुम मुझे शांति से नहाने भी दे सकते हो, है न? इसके अलावा क्या तुम मुझे नहाते हुए देख रहे थे? तुम विकृत हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मैं उस तरह का जानवर नहीं हूँ, सांप सम्राट ने पीछे हटते हुए कहा। सांप सम्राट की बातें सुनकर दक्ष के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान छा गई। वह आदमी वाकई ऐसी बेवकूफी भरी बातें कर रहा था। और उसका क्या मतलब था कि वह उस तरह का जानवर नहीं था? उसने दक्ष को क्या समझा था? और सांप सम्राट को नहाते हुए देखना? वो हताश होकर जमीन पर थूकने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम सोचती हो कि तुम कोई महिला हो कि मैं तुम्हें नहाते हुए देखूंगा? बेवकूफों की तरह सोचना बंद करो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी, और यही एकमात्र कारण था कि मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ा, उसने निराशा में अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। ओह, यही था, भगवान का शुक्र है, सांप सम्राट ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उन्होंने पूरी गंभीरता से कहा, मुझे लगा था कि मेरे स्वर्गीय रूप ने तुम्हें भी मोहित कर लिया है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा पहले भी हुआ है।
मुझे न केवल स्वर्गीय राजकुमारियों से बल्कि कुछ राजकुमारों से भी विवाह के प्रस्ताव मिले हैं। यार, क्या अब मेरे फैसले पर पछताने में बहुत देर हो चुकी है? दक्ष ने अपने चेहरे पर हाथ मारते हुए कहा। केवल इतना ही नहीं, स्वर्ग के सम्राट की पत्नी भी खुद को मुझे देना चाहती थी। मैंने उसे सीधे मना कर दिया। आखिरकार मुझे मुझसे बड़ी उम्र के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सांप सम्राट ने बात करना जारी रखा, जबकि दक्ष ने किसी व्यक्ति को खोजने की अपनी इच्छा को नियंत्रित किया और उसकी चिड़चिड़ाहट को नियंत्रित करने के लिए उसे नरक में ले गया। तुम कभी नहीं बदलोगे, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वैसे भी बड़ा बनो, हमें आगे बढ़ना है। मैं क्यों बदलूंगा? मैं पहले से ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बदलूंगा क्योंकि मैं इस दुनिया के लिए बहुत अच्छा हूँ, सांप सम्राट ने मासूमियत से कहा। खैर, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। हम मिंग्यू के साम्राज्य जा रहे हैं, दक्ष ने उत्तर दिया। क्या यह उसका साम्राज्य है या कोई स्वर्गीय कल्पना? तुम मुझे बहुत समय से बता रहे हो कि हम उसके साम्राज्य में जा रहे हैं। इस समय मुझे वास्तव में तुम्हारे इरादों पर संदेह होने लगा है। क्या हम वास्तव में उसके साम्राज्य में जा रहे हैं या यह एक बहाना है ताकि तुम मेरे करीब रह सको और मेरे साथ यात्रा कर सको? सांप सम्राट ने संदेह से पूछा। ईमानदारी से कहूं तो अगर यह झूठ है तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बस मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी संगति पसंद है। क्या वो शर्मिंदा नहीं है? तुम मेरा दाहिना हाथ हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही तुम कभी कभी थोड़ा ज्यादा बोलती हो, सांप सम्राट ने घोषणा की। दक्ष ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपना सिर हिलाया। तुम मेरे दोस्त एक दिन मुझे वाकई पागल कर दोगे। मैं कसम खाता हूँ कि ऐसा होगा। सांप सम्राट ने असमंजस में दक्ष को देखा। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता कि तुम क्या बात कर रहे हो। खैर, समय बर्बाद करना बंद करो, हमें निकलना होगा, सांप सम्राट ने कहा जैसे ही वो बड़ा होने लगा। दक्ष की आंखों के सामने सांप सम्राट बड़ा हो गया। इतना ही नहीं, उसने ये काम बाजार में मौजूद हर किसी के सामने भी किया। चूंकि यह एक दुर्लभ क्षमता थी, इसलिए इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। बहुत से लोग दक्ष की ओर देखने लगे। दक्ष ने उसे मिल रही अतिरिक्त तवज्जो को नजरअंदाज कर दिया। अगर यह पहले होता तो वह खुद को कम प्रोफाइल में रखना पसंद करता। वो स्नैक मोनाक को बुलाने के लिए कोई खाली जगह ढूंढ लेता, लेकिन अब ये चिंता का विषय नहीं था। वो यहाँ कोई भगोड़ा नहीं था जिसकी तलाश पागलों की तरह की जा रही थी, बल्कि वो एक आजाद इंसान था जब उसने पेइज़ैन का भेष बदलना छोड़ दिया था। वो उड़कर सांप सम्राट पर उतरा, जो उड़ने लगा। तो क्या हम इस बार सचमुच मिंग्यू के साम्राज्य तक पहुंच जाएंगे, या पिछली बार की तरह वहां पहुंचने के बाद मुझे फिर से वापस भेज दिया जाएगा और कुछ दिनों बाद मुझे ये बताने के लिए बुलाया जाएगा कि हमें मिंग्यू के साम्राज्य में जाना है? सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा। चिंता मत करो, इस बार यह असली है। हम वहां पहुंचेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, दक्ष ने धीरे से उत्तर दिया। कुछ भी नहीं हो सकता। वो ये भी कह सकता था कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसने बीच में ही खुद को रोक लिया। वो अपने लिए खतरे की घंटी नहीं बजाना चाहता था। अक्सर जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तो कुछ न कुछ हो ही जाता है। उसने खुद भी कई बार कष्ट झेले हैं क्योंकि मिंग्यू ने उसके लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। सौभाग्यवश झंडा फहराने से पहले ही उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? सर्प सम्राट ने पूछा। किसी भी मामले में आपके आत्मविश्वास को देखते हुए मुझे लगता है कि यही सही समय है। मैं आखिरकार आपका समर्थन कर रहा हूँ। अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता, सांप सम्राट ने घोषणा की। दक्ष ने सांप सम्राट को खाली आंखों से देखा, कुछ भी कहने में असमर्थ। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ कई बार खोले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। इस आदमी ने पहले ही खतरे का संकेत दे दिया था। वह क्या कर सकता था सिवाय इसके कि वह प्रार्थना करे कि कुछ गलत ना हो। आखिर चीखना चिल्लाना बेकार था। छोटा सांप। बहुत देर बाद दक्ष ने अपने होंठ खोले। उसने सांप सम्राट को पुकारा। हाँ, क्या? सर्प सम्राट ने जवाब में पूछा और उस दिशा में उड़ गया जिस ओर दक्ष ने इशारा किया था।
क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ? दक्ष ने पूरे सम्मान के साथ पूछा। हम क्या? सर्प सम्राट ने आश्चर्य से कहा। तुम इस बेचारे राजा को मारना चाहते हो? क्या तुम अब अपनी ईर्ष्या पर काबू नहीं रख सकते? मुझे पता था कि तुम ऐसा लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। कौन सा आदमी अपनी आंखों के सामने एक बहुत सुंदर और आकर्षक व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है? उसने दक्ष को बोलने का मौका दिए बिना कहा। आह, हे भगवान, तुमने मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया? यहाँ तक कि मेरा दाहिना हाथ भी मुझसे ईर्ष्या करने लगा है। सर्प सम्राट ने निराशा में आकाश की ओर देखते हुए शिकायत की। तुम मूर्ख हो, मैं तुम्हें इसीलिए नहीं मारना चाहता। मैं तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मैं जल्दी या बाद में निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा। दक्ष ने उत्तर दिया और वह सांप सम्राट की बेशर्मी पर आश्चर्यचकित हो गया। तो क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ? उसने पूछा। चेह, तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें पता है कि इस सम्राट को बोलते हुए सुनने के लिए कितने लोग मर जाएंगे, और तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो? तुम वाकई एक अजीब आदमी हो। असल में मुझे लगता है कि तुम एक आदमी भी नहीं हो, सांप सम्राट ने कहा। तुम बिल्कुल अलग ही हो। मुझे लगता है कि यह आदमी बेहतर हो रहा है। उसकी बकवास करने की क्षमता बढ़ रही है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी बेशर्मी का अंतिम रूप क्या होगा। कुछ ही महीनों में वो एक अच्छा डींग मारने वाला व्यक्ति जिसे मैं समझ सकता था, एक ऐसा डींग मारने वाला व्यक्ति बन गया जिसे मैं भी नहीं समझ पाया। दक्ष ने सांप सम्राट को खाली आंखों से देखते हुए कहा। सांप सम्राट ने दक्ष की बात सुनी और शिकायत करने लगा। सर्प सम्राट और दक्ष के बीच लगातार आगे पीछे होते हुए यात्रा जारी रही। धीरे धीरे दिन बीतते गए और दक्ष और एस्टेरिया साम्राज्य के बीच की दूरी कम होती गई। हमें जल्द ही वहां पहुंच जाना चाहिए। जिस गति से हम यात्रा कर रहे हैं, उससे अधिक 4 या 5 घंटे लगेंगे। दक्ष ने अपने हाथों में लिए नक्शे को देखते हुए कहा। यह इस दुनिया का एक नक्शा था जो उसने कियान यू से एकत्र किया था। वह आदमी उसे दिखा रहा था कि वह सनलिट किंगडम के एक छोटे से गांव के ऊपर था जो कि कियानडी साम्राज्य के अधीन था। इस गांव के बाद अगला शहर एस्टेरिया साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाला था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह कियानडी द्वारा शासित भूमि और एस्टेरिया द्वारा शासित भूमि के बीच की सीमा होने जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि सीमा पर उच्च सुरक्षा होगी। क्या वो सुरक्षाकर्मी उसे रोकने जा रहा था? यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में उसे भी जिज्ञासा थी। आखिरकार हम वहां पहुंचने वाले हैं। इस यात्रा में समय बहुत तेजी से बीत गया। मुझे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि हम पहले ही इतनी लंबी यात्रा कर चुके हैं, सांप सम्राट ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने सुना कि वे एस्टेरिया साम्राज्य के निकट थे। तुम्हारे लिए यह एक छोटी यात्रा हो सकती है। केवल मैं ही जानता हूँ कि मैंने समय कैसे बिताया, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। वे दोनों बिना किसी देरी के यात्रा पर आगे बढ़ते रहे और जल्द ही एस्टेरिया की सीमा के पास पहुंच गए। जैसा कि दक्ष ने उम्मीद की थी, सबसे पहले उसने देखा कि टेंट एक लंबी कतार में लगे हुए थे। टेंट पूरी सीमा पर फैले हुए थे। टेंट के बाहर कुछ सैनिक दूर से दिखाई दे रहे थे। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये कियानडी सेना की पोशाक है। भले ही युद्ध विराम पर है, फिर भी सैनिकों को सीमा पर रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कियानडी पर हमला करने के लिए अंदर न घुस जाए। दक्ष ने टेंट के बाहर खड़े सैनिकों की वर्दी को देखकर बुदबुदाया, एस्टेरिया सेना को दूसरी तरफ होना चाहिए। वहां पर कियानडी साम्राज्य के कुछ झंडे भी लगे हुए थे। वो उनका अभिवादन करने के लिए नहीं रुका और उड़ता रहा। सैनिकों के सिर के ऊपर से उड़ते विशालकाय सांप ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। एक जानवर, ये पहली बार है जब मैं इस तरह का जानवर देख रहा हूँ, एक गार्ड ने बड़बड़ाया। जब वे सांप को देख रहे थे तो वे उसके नीचे थे, लेकिन वे उसके ऊपर दक्ष को नहीं देख पाए। उन्हें लगा कि यह कोई जानवर है जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहा है। ये बहुत धीमी गति से उड़ रहा है। यह उतना अच्छा नहीं होगा। ये देखने में भी बदसूरत लगता है। अगर ये थोड़ा और तेज होता या थोड़ा अच्छा दिखता तो मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता। हालांकि यह एक घटिया जानवर है, दूसरे गार्ड ने कहा। सर्प सम्राट कुछ दूरी पर उड़ रहा था, लेकिन वो अभी भी उन लोगों की बातें सुन पा रहा था जिन्होंने उसका अपमान किया था।
ये कमीने, देखो मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ, उसने गुस्से में कहा। चुप रहो, तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने नीचे जाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। लेकिन इन लोगों ने इस सम्राट का अपमान किया है। मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था और वे मुझे इसके कारण कचरा कहते हैं, सांप सम्राट ने झल्लाहट में कहा। वे केवल वही सोच रहे हैं जो मैं चाहता हूँ कि वे सोचें। यदि यह एक धीमा और बेकार जानवर है तो कोई भी इसे पकड़ने की परवाह नहीं करेगा। इसके अलावा एक बेकार जानवर को दुश्मन साम्राज्य में जाने से नहीं रोका जा सकता है, दक्ष ने सांप सम्राट को सूचित किया। दूसरी ओर अगर जानवर उनकी नजर में थोड़ा भी खास होता तो सबसे पहले सैनिक नहीं चाहते कि वो जानवर दुश्मन के इलाके में जाए। इसके बजाय वे खुद जानवर को पकड़ने की कोशिश करते ताकि वे उसका इस्तेमाल कर सकें। हमारे उद्देश्य के लिए ये बेहतर है कि वे आपको कचरा समझे, उन्होंने आगे कहा। इसके अलावा भले ही वे तुम्हें कुछ कमतर समझते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वे सभी हमारे लिए बेकार लोग हैं। क्या तुम सभी बेवकूफों को ये सिखाते फिरोगे कि तुम कितने खास हो? क्या तब तुम्हारे पास कोई सम्मान भी बचेगा? एक समझदार व्यक्ति बनो और ज्यादा प्रतिक्रिया करना बंद करो, बस उड़ते रहो, दक्ष ने जोर देते हुए स्नैक मोनाक की पीठ थपथपाई। हम सिर्फ इसलिए कि तुम ये कह रही हो, मैं उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कोई कूड़ा नहीं हूँ, सांप सम्राट ने अनिच्छा से सहमति जताते हुए कहा। मुझे पता है कि तुम नहीं हो, चिंता मत करो, दक्ष ने जवाब दिया। सांप सम्राट उड़ता रहा और जल्द ही कियांडी के सैनिकों के पास से उड़ गया। कुछ समय बाद वो उस जगह पर पहुंच गया जहां एस्टेरिया सैनिकों के तंबू थे। दुर्भाग्य से एस्टेरिया सैनिकों ने उन्हें सांप सम्राट के करीब पहुंचने से पहले ही देख लिया। इससे उन्हें ऊपर बैठे दक्ष का भी नजारा देखने को मिला। हम कियांडी यहाँ किसी को भेज रहा है और केवल एक व्यक्ति, ये किस तरह का हमला है? एस्टेरिया गार्ड्स में से एक ने असमंजस में बड़बड़ाया। तुम बहुत संदिग्ध हो मेरे दोस्त, अगर यह आक्रमण था तो वे एक व्यक्ति को क्यों भेजेंगे? यह कोई दूत होगा जो उनके पास से कोई संदेश लेकर हमारे पास आ रहा है, शायद उन्हें कुछ कहना हो, दूसरे गार्ड ने कहा। यह सही है, हम युद्ध विराम के तहत है, भले ही वे हम पर पीछे से हमला करना चाहते हो, वे इस तरह नहीं आएंगे, केवल मूर्ख ही सामने से हमला करेंगे, वह भी एक अकेले आदमी के साथ, एक अन्य गार्ड ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक और भारी आवाज गूंजी। सभी पहरेदारों ने उस आदमी की ओर देखा जिसने यह बात कही थी और वे एक स्वर में बोले, कप्तान। लाल बालों वाला वो आदमी जिसने अभी अभी बात की थी, वो कोई और नहीं बल्कि एस्टेरिया सेना का कैप्टन था जो यहाँ हमले का नेतृत्व कर रहा था। उस आदमी के बारे में कहा जाता था कि वह एक सख्त व्यक्ति था। कहा जाता था कि उसे बेवकूफ बनाना असंभव था क्योंकि वह एक पाठ्य पुस्तक रणनीतिकार था। वो हांजी मंटियन के नाम से जाने जाते थे। हांजी मंटियान कभी जोखिम नहीं उठाते थे, भले ही शॉर्टकट लेना आसान हो, लेकिन वे उचित प्रोटोकॉल का पालन करते थे। अगर उन्हें लंबा रास्ता लेना था तो शॉर्टकट होने के बावजूद वे लंबा रास्ता ही अपनाते थे। वो एक कदम आगे बढ़ा और उसने दूर से एक सांप की ओर देखा जो दक्ष को उठाकर उनकी ओर उड़ रहा था। हम लापरवाह नहीं हो सकते, कौन जानता है, शायद उन्होंने अकेले ही हमसे लड़ने के लिए कोई शक्तिशाली कल्टीवेटर भेजा हो, या शायद वे चाहते हो कि हम उन्हें कम आंकें। हम अपना कमजोर पक्ष नहीं दिखा सकते, इसे एक वास्तविक खतरे की तरह लें और उन्हें दिखाएं कि हम आलसी बेवकूफ नहीं हैं जो युद्ध विराम के कारण लापरवाह हो जाएंगे, उसने धीरे से कहा। हम बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते। मुझे याद नहीं है कि मैंने इस जानवर को देखा था और हम इतने लंबे समय तक कियांडी से लड़ते रहे। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि यह आदमी उस सेना का हिस्सा नहीं था जो हम पर हमला कर रही थी। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि यह आदमी कियांडी की शाही राजधानी से यहाँ आया है। भले ही वो कोई संदेश लेकर यहाँ आया हो, फिर भी उसे एक शक्तिशाली योद्धा की तरह ही माना जाना चाहिए, हांजी मंटियन ने कहा। हाँ कप्तान, सभी गार्डों ने एक स्वर में कहा। वे सभी आगे बढ़े और उचित संरचना में खड़े होकर दक्ष को रोकने के लिए अपने हथियार निकाल लिए।
हांजी मंटियान बाकी लोगों से कुछ कदम आगे खड़ा था। वह अकेला व्यक्ति था जिसके हाथ में इस समय कोई हथियार नहीं था। कप्तान, क्या मैं तंबू से आपकी तलवार ले आऊं? एक पहरेदार ने हांजी मंटियन से पूछा। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तलवार है। जब मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं इसे दिखा दूंगा। अभी के लिए ये बेहतर है कि मेरे पास यह ना हो, हांजी मंटियन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। उसके बहुत से आदमी यह जानने को उत्सुक थे कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके लिए बेहतर यही है कि उसके हाथ में तलवार ना हो, लेकिन उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की। दक्ष ने दूरी पर गार्डों को भी देखा था जो लड़ने के लिए तैयार लग रहे थे। मुझे कहना होगा कि एस्टेरिया गार्ड्स कियांडी से अधिक सतर्क है। उन्होंने न केवल मुझे देखा बल्कि रोकने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा, क्या ये ठीक नहीं है? क्या तुम पकड़े नहीं जाना चाहते थे? बेशक, जब हम इतनी धीमी गति से चलेंगे तो वे हमें देख लेंगे। इसके अलावा उन्हें हमारी दिशा के प्रति सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हम उनके दुश्मनों की दिशा से आ रहे हैं, सांप सम्राट ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यदि हम इस दिशा से उनकी ओर जा रहे होते तो पीछे बैठे लोग भी हमें दूर से देख लेते। दिलचस्प है, दक्ष ने सांप सम्राट की आवाज सुनते ही कहा। क्या दिलचस्प है? मुझे मत बताओ कि तुम यह नहीं जानते थे, सांप सम्राट ने पूछा। बेशक मुझे ये पता था, जैसा कि तुमने कहा, ये जानबूझकर किया गया था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसलिए मैंने पहले से ही शरारत का मुखौटा सक्रिय कर रखा था। उन्होंने आगे कहा, मैंने इसे दिलचस्प इसलिए कहा क्योंकि यह जानना दिलचस्प है कि आपके पास भी यह समझने के लिए दिमाग है कि उन्होंने हमें क्यों देखा। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने आपसे इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह आश्चर्यजनक है। आह, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो? सर्प सम्राट ने असमंजस में बड़बड़ाया। अपमानजनक? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। जाहिर है, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। सांप सम्राट से निपटना कष्टप्रद था, लेकिन उसे उस आदमी को चिढ़ाने में कुछ मजा भी आया। ओह, ये प्रशंसा है, यह अच्छी बात है। सांप सम्राट ने सिर हिलाया क्योंकि उसे दक्ष के शब्दों पर विश्वास हो गया था। तुम्हें जल्दी ही नीचे चले जाना चाहिए। अगर हम नहीं गए तो हम पर उनके हमले हो जाएंगे। चूंकि हम इतने खुलेआम जा रहे हैं, इसलिए हमें उचित सम्मान के साथ प्रवेश करना चाहिए, दक्ष ने सर्प सम्राट को आदेश दिया। सर्प सम्राट ने नीचे जाने के दौरान दक्ष के आदेश को स्वीकार कर लिया। सांप सम्राट नीचे चला गया और हांजी मंटियन से कुछ मीटर दूर जाकर रुक गया। वो जमीन से ऊपर तैरने लगा। दक्ष सांप सम्राट से नीचे कूद गया और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उन लोगों की ओर चला गया। नमस्कार एस्टेरिया के युवकों, मैं ट्रिसियन का राजकुमार पेई ज़ेन हूँ। मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते होंगे कि मैं और कुछ अन्य लोग हमारी दुनिया की खातिर दूसरी दुनिया में चले गए थे। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मुझे घर वापस जाने के लिए आपके साम्राज्य से होकर गुजरना होगा, दक्ष ने सम्मानपूर्वक कहा। तुम मूर्ख हो, तुम क्या कर रहे हो? मिंग्यू के भाई ने कियांदी को नहीं बताया कि पेई ज़ेन ने उसे मार दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने अपने साम्राज्य को नहीं बताया होगा। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुमने उनके राजकुमार को मार दिया है तो ये लोग तुम पर हमला कर देंगे। दक्ष के सिर में जून की शिकायत भरी आवाज गूंजी जैसे ही उसने अपना परिचय दिया। चिंता मत करो, वे नहीं जानते कि पेई ज़ेन ही वह व्यक्ति है जिसने उनके राजकुमार पर हमला किया था। मिंग्यू के भाई ने कियांडी को पेई ज़ेन और ट्रिसियन की योजना के बारे में नहीं बताया। वे नहीं चाहते कि कियांडी को अभी पता चले, दक्ष ने अपने विचारों का उपयोग करते हुए जून को उत्तर दिया। बेशक, वे कुछ गार्डों को इसके बारे में नहीं बताएंगे। वे इस समय इसके उजागर होने का जोखिम क्यों उठाएंगे? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये लोग पेई ज़ेन के बारे में कुछ भी बुरा सोचें। अगर आप चाहें तो मैं इस पर शर्त भी लगा सकता हूं, उन्होंने आगे कहा। क्या शर्त? जून ने अनजान बनते हुए कहा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे लोग दक्ष पर हमला नहीं कर रहे थे। वह सही था। कोई शर्त नहीं होगी, उसने आगे कहा। दक्ष ने उसकी प्रतिक्रिया सुनकर मुस्कुराया। जो वह सोच सकती थी वह भी सोच सकता था। राजकुमार ज़ेन, तुम वापस आ गए।
यह अच्छी बात है। बेशक तुम इस साम्राज्य से होकर जा सकते हो। तुम हमारे दोस्त हो। आखिरकार हंजी मंटियान ने कहा और उसका स्वर बदल गया। उसने थोड़ा और सम्मान के साथ बात की। लेकिन फिर भी हमें औपचारिकता निभानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप वास्तव में प्रिंस जैन हैं और कोई उनका प्रतिरूपण नहीं कर रहा है। क्या आप मुझे ट्रिशियन की शाही मुहर दिखा सकते हैं? उन्होंने आगे पूछा। उसने पेई जैन को देखा था और चेहरा उससे मिलता जुलता था। उसे यकीन था कि उसके सामने खड़ा आदमी पेई जैन ही था। हालांकि साम्राज्य में प्रवेश करने से पहले सभी राजघरानों की पहचान की जांच करना अभी भी औपचारिकता थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रवेश करने के लिए दूसरे साम्राज्यों के राजघरानों का भेष बदलने की कोशिश कर रहे थे। बेशक, दक्ष ने शांति से जवाब दिया। उसके पास पहले से ही पेई जैन की अंगूठी थी। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यही कारण है कि उसने खुद को दिखने दिया। अगर वह छिपकर भागने की कोशिश करता और पकड़ा जाता, तो ये खुद को पेई जैन साबित करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता। उन्होंने पेई जैन के भंडारण रिंग से एक स्क्रॉल निकाला। उसने स्क्रॉल खोला और स्क्रॉल पर रखी एक रहस्यमयी मुहर को प्रकट किया। ये कुछ ऐसा था जो उसकी प्रामाणिकता को साबित करता था। इसमें एक गहरे रंग का मुकुट का प्रतीक भी था, जो दर्शाता था कि वह न केवल ट्रिसियन का एक राजघराना था, बल्कि वह वर्तमान सम्राट के बाद सिंहासन के लिए अगला व्यक्ति भी था। यह सही है। यह असली मुहर है। राजकुमार जैन, हमें खेद है कि हमने आपको इसे दिखाने के लिए कहा। आप इसे देख सकते हैं। हंजी मंटियन ने कुछ सेकंड तक स्क्रॉल को देखने के बाद घोषणा की। दक्ष ने स्क्रॉल को वापस रोल किया और उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। यह एक उपयोगी चीज थी जो बाद में भी काम आ सकती थी। वो इसे खोना नहीं चाहता था। वो सर्प सम्राट के पास वापस गया और उस पर चढ़ गया तथा फिर सर्प सम्राट को पुनः उड़ान भरने का आदेश दिया। सर्प सम्राट ने वैसा ही किया जैसा दक्ष ने कहा था और हवा में ऊपर उठने लगा। मैंने सुना है कि राजकुमार जैन के पास एक बहुत ही बदसूरत पालतू जानवर था। यह वही सांप होगा। मुझे लगता है कि अफवाहें सच थी। एस्टेरिया गार्डो में से एक ने। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। सांप सम्राट को जाते हुए देखा और बुदबुदाया। सौभाग्य से सर्प सम्राट इतना नजदीक नहीं था कि वह ये बात सुन सके, अन्यथा वह उसे बदसूरत कहने वाले इस आदमी को बहुत बुरी तरह से मार डालता। तुम मिंग्यू को कब बताओगे कि उसका भाई जीवित है? काफी देर तक शांतिपूर्ण उड़ान भरने के बाद जुन ने दक्ष से पूछा। यह उसके लिए एक आश्चर्य होगा। मैं उसके घर पहुंचने से पहले उसे नहीं बताऊंगा। हालांकि मैं उसके हैरान होने वाले चेहरे को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। यह मजेदार होगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एस्टेरिया साम्राज्य के शाही शहर के अंदर एक विशालकाय सांप उड़ता हुआ आया। इसने नागरिकों की बहुत उत्सुक निगाहों को आकर्षित किया। नागरिकों ने कई अजीब जानवर देखे थे, लेकिन एक विशाल सांप पहली बार देखा गया था। उनकी उत्सुकता केवल कुछ सेकंड तक ही रही, क्योंकि कोई भी सांप सम्राट को लंबे समय तक नहीं देख पाया। एक नए जानवर को देखना दिलचस्प था, लेकिन सर्प सम्राट उतना मजबूत नहीं लग रहा था, इसलिए उनकी जिज्ञासा जल्द ही शांत हो गई। उस बड़े महल के सामने उतर जाओ। वो शाही महल होना चाहिए, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा और दूरी पर एक खूबसूरत महल की ओर इशारा किया। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो भी मुझे पता होता। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह राजा महल को नहीं पहचान पाएगा? सांप सम्राट ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। रॉयल पैलेस रॉयल सिटी के भीतर सबसे ऊंची इमारत थी। ये दूर से ही दिखाई देता था। इसे ढूंढना आसान नहीं था। सर्प सम्राट ने अपनी गति बढ़ा दी और सीधे शाही महल की ओर उड़ चला। जैसे जैसे वह शाही महल के करीब पहुंचा, उसने कम ऊंचाई पर जाना शुरू कर दिया। शाही महल शक्तिशाली रक्षकों से घिरा हुआ था और किसी को भी शाही रक्षकों की अनुमति के बिना उसके पास जाने की अनुमति नहीं थी। एक विशालकाय जानवर को राजमहल के निकट आते देख पहरेदार अपने पंखों वाले जानवरों पर चढ़ गए और हवा में उड़ गए। धीरे चलो, मुझे लगता है कि वे पहले हमें रोकना चाहते हैं, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। सर्प सम्राट ने पूरी तरह से रुकने से पहले अपनी गति धीमी कर ली थी।
रॉयल गार्ड के गार्ड अपने नेता के नेतृत्व में दक्ष पहुंचे। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी लंबी काली मूंछें उसके सफेद बालों के बिल्कुल विपरीत थी। वो महल की बाहरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। आप कौन हैं और आप किस उद्देश्य से महल में आए हैं? सफेद बालों वाले व्यक्ति ने दक्ष से पूछा। दक्ष ने उस आदमी को देखा जो कुछ हद तक अजीब लग रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सांप सम्राट उस आदमी को कुछ बुरा न कहे। वो स्नैक मोनाक को जानता था और इस आदमी की शक्ल देखकर उसे लगा कि उसका डर सच होने वाला है। वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि किसी अप्रत्याशित चमत्कार के जरिए स्नैक मोनाक समझदार हो जाएगा। दुर्भाग्यवश उनकी सबसे बुरी आशंकाएं सच होने में कुछ मिनट भी नहीं लगे। सर्प सम्राट ने शिकायत करते समय अपना मुंह बंद रखने में ईमानदारी से असफलता पाए। तुम बहुत बदसूरत लग रहे हो मेरे दोस्त, तुम्हें अपनी मूंछें कटवा लेनी चाहिए। ये तुम पर अच्छी नहीं लगती। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे चेहरे पर यह चीज है। मूंछें लोगों पर अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुत्ते की दुम को फुटबॉल पर चिपका दिया हो, जो मूंछों के बिना इंसान के चेहरे जैसा नहीं लग सकता, सांप सम्राट ने अचानक कहा। दक्ष ने सर्प सम्राट की ओर शून्य दृष्टि से देखा और अपने चेहरे पर हाथ मारा। दूसरी ओर शाही सरदार को शर्मिंदगी से अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। वो गुस्से में था, लेकिन वो अभी भी पीछे से अपने कुछ शाही रक्षकों की हंसी सुन सकता था। उसने सांप सम्राट को गाली देने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन दक्ष ने उसे रोक दिया। कृपया मेरे जानवर को अनदेखा करें। इसके दिमाग में कोई समस्या नहीं है। ये केवल बुरी बातें करना जानता है। कृपया इसे गंभीरता से न लें। यह आईने में अपना चेहरा देखकर भी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें करता है। इस आदमी पर अपना समय बर्बाद न करें। दक्ष ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं सबको बदसूरत कहता हूँ? बिल्कुल नहीं। ये सच है कि कुछ लोग बदसूरत दिखते हैं और मैंने शिकायत भी की थी, लेकिन कोई भी इस आदमी जितना बुरा नहीं दिखता। ईमानदारी से कहूँ तो यह अप्रिय है। मैं यह उसके भले के लिए कह रहा हूँ। उसे अपनी मूंछें मुंडवा लेनी चाहिए, सांप सम्राट ने बिना एक पल भी सोचे जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, या फिर कोई उसे युद्ध में पहले मार सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह चीज दुनिया में मौजूद ही न रहे। इस कमीने, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज इसे मार डालूंगा। शाही सरदार ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपनी तलवार निकाली। बिल्कुल, युद्ध में लोग तुम्हारा चेहरा देखकर यही कहेंगे। हालांकि तुमने एक शब्द भूल गया। वे तुम्हें बदसूरत नहीं कहेंगे, इसके बजाय वे तुम्हें बदसूरत कहेंगे। सांप सम्राट ने बिना एक सेकंड भी सोचे उत्तर दिया। चुप रहो बेवकूफ, बकवास करना बंद करो। दक्ष सांप सम्राट को डांटने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसने देखा कि वह लगातार गार्डों के नेता का मजाक उड़ा रहा था। यहाँ वो एक अच्छा प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा था, और यह सांप पहली बैठक में गार्ड के साथ पूर्ण युद्ध का कारण बनने की कोशिश कर रहा था। उसे इस आदमी को रोकने की जरूरत थी। लेकिन मैं तो केवल सच बता रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं है। ये समय आपकी बकवास के बारे में बात करने का नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। सांप सम्राट ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी। सांप सम्राट अपनी आंखें घुमाते हुए मुंह फुलाए बिना नहीं रह सका। उसे दक्ष पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद करके सुनने का फैसला किया। सफेद बालों वाला आदमी अभी भी स्नैक मोनाक को घूर रहा था, लेकिन दक्ष को इस दुष्ट प्राणी को डांटते हुए देखकर उसे दक्ष के बारे में अच्छी धारणा हो गई और उसे लगा कि लॉन क्लेन सही कह रहा था कि यह आदमी हमेशा बकवास करता है। वह इसे दक्ष के चेहरे पर देख सकता था। मैं एक बड़ा आदमी बनने को तैयार हूँ और एक बेवकूफ जानवर की बेवकूफी भरी बातें तुम्हारे सिर पर नहीं थोपना चाहता, सफेद बालों वाले आदमी ने दक्ष से कहा और उसने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। तो मुख्य विषय पर वापस आते हैं। आपने एस्टेरिया के रॉयल पैलेस से संपर्क क्यों किया? उन्होंने आगे पूछा। मैं यहाँ महामहिम से मिलने आया हूँ। मुझे राजकुमारी मिंग्यू के ठिकाने के बारे में कुछ जानकारी है। कृपया मुझे जल्दी से उनसे मिलने दीजिए, दक्ष ने पूरी गंभीरता से रॉयल गार्ड से कहा।
राजकुमारी मिनग्यू कहाँ है? उसका क्या मतलब है? वो बहुत पहले लापता हो गई थी। क्या उसने उसे ढूंढ लिया? दक्ष की बात सुनकर गार्ड अविश्वास में आपस में बात करने लगे। यहाँ तक कि सफेद बालों वाला आदमी भी हैरान रह गया। उसका मुंह खुला रह गया क्योंकि उसे शब्द बनाने में मुश्किल हो रही थी। वो लड़की, वो मिल गई। उसे लापता हुए बहुत समय हो गया है। उन सभी को लगा कि उनके दुश्मनों ने उसका अपहरण कर लिया है और उसे मार दिया है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह जीवित है तो वे बहुत खुश हुए। क्या वो जीवित है? उसने काफी देर बाद हकलाते हुए पूछा। ये सही है, वह न केवल जीवित है बल्कि पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए कृपया मुझे अपने सम्राट के पास ले चलो, मैं उसे सब कुछ बताना चाहता हूँ, दक्ष ने उत्तर दिया। हमें तुम पर क्यों विश्वास करना चाहिए? क्या होगा अगर तुम एक हत्यारे हो जो सिर्फ महामहिम की हत्या करने के लिए उनके करीब जाना चाहता है? हमें बताओ कि वह कहाँ है और हम महामहिम को बता देंगे, सफेद बालों वाले आदमी ने दक्ष से कहा। हालांकि वो उस आदमी पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन वो दक्ष को इतनी आसानी से सम्राट के करीब नहीं आने दे सकता था। मुझे खेद है, लेकिन राजकुमारी मिनग्यू ने मुझे खुद यहाँ भेजा है। वो खतरे में है और यदि आपने मुझे जल्द ही महामहिम से मिलने नहीं दिया तो वह मर भी सकती है। चीजों में देरी करना बंद करें, दक्ष ने आग्रहपूर्वक जोर दिया। कृपया मेरा विश्वास करें, जब महाराज आपकी सुरक्षा में है तो मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? अगर आप यही चाहते हैं तो मैं उनसे 50 मीटर दूर रहूंगा। बस मुझे उनसे बात करने दीजिए, मुझे बस इतना ही चाहिए। आप सभी उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें घेरे रख सकते हैं, उन्होंने आगे कहा। अगर यह इतना जरूरी है तो आप हमें क्यों नहीं बताते कि वह कहाँ है? मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूँ कि मैं महामहिम को आपकी कही हुई हर बात बता दूंगा, सफेद बालों वाले आदमी ने कहा और उसने हिलने से मना कर दिया। आप ही बेवजह देरी कर रहे हैं, मैं नहीं। दक्ष ने बार बार अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। राजकुमारी मिनग्यू ने मुझसे वादा किया था कि मैं उसके बारे में केवल उसके पिता को ही बताऊंगा। उसने कहा कि वह दूसरों पर भरोसा नहीं करती और किसी भी स्थिति में मुझे दूसरों को नहीं बताना चाहिए। मैं आपको ये बताकर पहले ही कुछ नियम तोड़ रहा हूँ कि मैं उसके बारे में जानता हूँ। कृपया मुझे और अधिक बताने के लिए मजबूर न करें क्योंकि मैं नहीं बता सकता। मेरा अपना वादा तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। दक्ष और सफेद बालों वाला आदमी मुश्किल में फंस गए थे। उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दक्ष ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह मिनग्यू को उसके पिता के सामने लाकर उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था। अगर उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं होती तो वह अपनी बात को साबित करने के लिए उसे अभी बुला सकता था और पुरुषों को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर सकता था। फिर भी कुछ संभावना थी कि वे उस पर शक कर सकते थे और सोच सकते थे कि वह राजकुमारी का ढोंग कर रही है। एक पिता उसे बेहतर तरीके से जान सकता था और वह जान सकता था कि वह उसकी असली बेटी है। ऐसा होना बेहतर था। इससे उन्हें कई उलझनों से बचने में मदद मिली। गार्डों का सफेद बालों वाला नेता गहरी सोच में डूब गया। उसे लग रहा था कि दक्ष हार मानने वाला नहीं है और यह बात सही भी थी क्योंकि उसने राजकुमारी मिनग्यू से वादा किया था। उसने गहरी सांस ली और फिर आह भरी। ठीक है, मैं तुम्हें महामहिम से मिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें बाहर इंतजार करना होगा। मैं अंदर जाकर उन्हें सूचित करूंगा और उनकी सुरक्षा के लिए अन्य चीजों का इंतजाम करूंगा। मैं स्वीकार करता हूँ, दक्ष ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है, सफेद बालों वाले आदमी ने स्वीकार किया। उसने अपने आदमियों की ओर देखा और आदेश दिया, तुम सब यहीं रहो और इस आदमी पर नजर रखो, मैं अभी वापस आता हूँ। उन्होंने वापस उड़ान भरने से पहले कहा, सुनिश्चित करें कि कोई गलती न हो। दक्ष और गार्ड पीछे खड़े होकर एक दूसरे पर नजर रख रहे थे। इसके बाद मौन का दौर चला, जो कुछ मिनटों तक चला और जिसे सर्प सम्राट ने तोड़ा। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगातार उस आदमी का चेहरा नहीं देखना पड़ता। मुझे खुद पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ा। हालांकि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उस आदमी को वाकई अपनी मूंछें मुंडवा लेनी चाहिए। यह उसे शोभा नहीं देता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? उसने पूछा, लेकिन उसका सवाल इस बार दक्ष के लिए नहीं था। वह पीछे रह गए गार्ड से पूछ रहा था। पहरेदार एक दूसरे की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाए।
उनमें से कुछ तो जोर से हंसने लगे। मुझे लगता है कि उसे दाढ़ी बनाने की जरूरत है, यह उसे शोभा नहीं देता, एक गार्ड ने कहा। यार, अब समय आ गया है कि कोई उसे सच बताए। हम में से कोई भी उसे सच नहीं बता सकता क्योंकि वह हमारा नेता है। तुम उसे वही बताओ जो हम सब कहना चाहते थे, एक और गार्ड ने हंसते हुए कहा। यह सही है, हमारे नेता को बिल्कुल भी होश नहीं है, तीसरे गार्ड ने कहा। एक के बाद एक गार्डों ने सर्प सम्राट के तीखे रुख के समर्थन में आवाज उठाई, जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बकवास नहीं करता, मैंने ये साबित कर दिया। वे सब भी मानते हैं कि मैं सही था। बकवास तो तुम ही करते हो, मैं तो सच ही बोलता हूँ। तुम सच ही बोलती हो, मानो मैं उस पर यकीन कर लूंगी, दक्ष ने कहा। तुम जितनी शेखी बघारते हो, कोई मूर्ख ही यह मान लेगा कि तुम हमेशा सच बोलते हो, दक्ष ने सांप सम्राट की ओर इशारा करते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो कुछ बातों में आप सही थे। मूंछें उन पर अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपने उस आदमी का अपमान करने में कुछ ज्यादा ही कर दिया, उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हें भी लगता है कि वो बदसूरत लग रहा था, तो तुम्हें ये कह देना चाहिए था। हम उसे आईना दिखाकर उस पर एहसान कर रहे थे। उसे दाढ़ी बनाने की जरूरत है। अब तुम्हारी वजह से उसे लगता है कि मैं बकवास कर रहा था, सांप सम्राट ने आंखें घुमाते हुए कहा। अब जब वो अपनी बदसूरत मूंछों के कारण युद्ध में सबसे पहले मारा जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम, क्योंकि तुम उसे सच नहीं बताना चाहते थे, उसने पूरे जोश में कहा। उसके होठों से एक गहरी आह निकली और उसने कहा, आह, ये दुनिया झूठ से क्यों भरी हुई है? ये सम्राट ही क्यों अकेला है जो हमेशा सच बोलने का बोझ उठाता है? क्यों? ये बेशर्म आदमी कभी नहीं सीखेगा, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, वैसे भी उसे कुछ मत कहो, उसे फिर से अपमानित मत करो। यह उसकी इच्छा है कि वो मूंछ रखना चाहता है या नहीं। आप शिकायत करने वाले कोई नहीं है। इस राजा के पास शिकायत करने के लिए कोई क्यों नहीं है? मैं तो स्वर्ग के सम्राट से भी शिकायत कर सकता हूँ, और वह बूढ़ा आदमी सम्मान पूर्वक मेरी बात सुनेगा। इसके अलावा वो मेरी नजर के रास्ते में आ रहा है, यहीं उसकी आजादी खत्म हो जाती है। वह मुझे अपना चेहरा दिखा रहा है। बेशक मैं जो कुछ भी देखता हूँ उसके बारे में शिकायत कर सकता हूँ, सांप सम्राट ने उत्तर दिया। दक्ष ने जवाब देने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन जब उसने जूम की आवाज सुनी तो वह रुक गया। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो समझ जाएगा? तुम इस समय अपना सिर दीवार से मार रहे हो? वह जून से सहमत होने से खुद को नहीं रोक सका। इस स्थिति में यह सही सादृश्य है, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मान सकता था। वह सांप सम्राट को वापस लौटने पर रॉयल गार्ड के नेता का अपमान करने नहीं दे सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने उसके सामने उसके बारे में कुछ भी कहा तो तुम वापस चले जाओगे और मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। इसके अलावा मैं लिटिल स्नो से कहूंगा कि वह तुम्हें और भी ज्यादा परेशान करे, दक्ष ने प्रभावी ढंग से उसके खिलाफ धमकी देते हुए कहा। तुम हिम्मत मत करना, इसके अलावा वो मुझे धमका नहीं सकती। मैं राजा हूँ, लेकिन फिर भी उसे मत बताना, सांप सम्राट ने तुरंत जवाब दिया। तो आप उसकी मूंछों के बारे में शिकायत नहीं करेंगे? दक्ष ने संदेह से पूछा। सांप सम्राट ने सिर हिलाया। मैं नहीं जाऊंगा, वो एक अच्छे लड़के की तरह है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लगभग आधे घंटे के बाद सफेद बालों वाला आदमी वापस आया। मैंने महामहिम से बात की है, वे आपसे मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। मेरे साथ आइए, उसने दक्ष से कहा। दक्ष ने बहुत सी चौकस निगाहों के बीच उस आदमी का पीछा किया। उसे शक्तिशाली सुरक्षा कर्मियों के साथ शाही महल के अंदर ले जाया गया। वह बिना किसी संदेह के सहजता से चलता रहा। वह यहाँ कुछ बुरा करने नहीं आया था, बल्कि उससे ये दिखाना था। सफेद बालों वाला आदमी कभी कभी दक्ष की ओर देखता रहा जब वो उसे सिंहासन कक्ष में ले आया। इस दरवाजे के पीछे हमारा सम्राट है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, हमारे अंदर बहुत सारी घातक संरचनाएं हैं। अगर तुम कुछ भी संदिग्ध करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम मारे जाओगे।
इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम अपने कामों के प्रति सचेत रहो और हमें तुम्हें गलती से मारने का कोई कारण मत दो। सफेद बालों वाले आदमी ने दक्ष से कहा जब वो एक सुनहरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं ये सुनिश्चित करूंगा। दक्ष ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ये तो बेहतर है, सफेद बालों वाले आदमी ने कहा और दरवाजा खोल दिया, जिससे सिंहासन कक्ष का सुंदर आंतरिक भाग सामने आ गया। दक्ष ने अभी तक अंदर कदम भी नहीं रखा था, लेकिन वह अभी भी उस आदमी को विशाल कमरे के अंत में सिंहासन पर सीधे सामने बैठे हुए देख सकता था। दक्ष ने सिंहासन कक्ष के अंदर कदम रखा ताकि वो जगह को और देख सके। कमरा हर कदम पर पहरेदारों से घिरा हुआ था। छत और दीवारों पर कुछ आकृतियां भी देखी जा सकती थी। दक्ष को इन संरचनाओं के बारे में कुछ जानकारी थी और वह जानता था कि ये हमलावर संरचनाएं हैं जो उसे मार सकती है। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये संरचनाएं हाल ही में बनी हुई लग रही थी। लगता है कि उन्होंने ये सब मेरे लिए बनाया है। एक साधन संपन्न साम्राज्य से यही उम्मीद की जाती है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये बेकार है। वो संरचना तुरंत सक्रिय हो जाएगी, लेकिन हमला मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एकमात्र संरचना जो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है वो यही है, लेकिन जब तक मैं सतर्क रहूंगा मैं उससे भी निपटने में सक्षम हो जाऊंगा। दक्ष ने संरचनाओं को देखते हुए सोचा, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। उसने अचानक सोचा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे इस जगह को अपना दुश्मन समझने की जरूरत नहीं है। आखिरकार यह मिंग्यू का घर था। फिर भी सतर्क रहना अच्छा था। यहाँ पर गार्ड और सम्राट के अलावा कोई और नहीं दिख रहा था। उसने सोचा था कि मिंग्यू का भाई भी यहाँ होगा। दुर्भाग्य से उसने सम्राट के अलावा किसी को नहीं देखा जिसने रॉयल गार्ड की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। दक्ष ने अपने ससुर का अभिवादन करते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया। सम्राट को नमस्कार। मुझे बताया गया कि तुम्हारे पास मिंग्यू के बारे में कुछ जानकारी है। मुझे बताओ, वह लड़की कहाँ है? उसे हमें छोड़े हुए बहुत समय हो गया है। मैं उसे फिर से पाने की उम्मीद लगभग खो चुका था। अगर तुम्हें पता है कि वह कहाँ है, तो हमें एक सेकंड भी और इंतजार मत करवाओ, सम्राट ने दक्ष से कहा। दक्ष को उस आदमी की आवाज में एक पिता की चिंता महसूस हो रही थी, जिसकी उम्मीद थी। मिंग्यू उसकी इकलौती बेटी थी जो लापता हो गई थी। वो केवल कल्पना कर सकता था कि उसके पिता उसके लापता होने के कारण कितने चिंतित रहे होंगे। लगातार खोजबीन के बाद भी उस आदमी का कोई सुराग नहीं मिला होगा। उस भावना की कल्पना केवल घुटन भरी ही की जा सकती है जब आपको पता न हो कि आपकी इकलौती बेटी के साथ क्या हुआ, जो हाल ही तक घर पर बिल्कुल ठीक थी। उसने एक साथ अपने बेटे और बेटी को खो दिया था। सौभाग्य से भगवान उसके पक्ष में है। पहले उसका बेटा वापस आ गया और अब वह अपनी बेटी से मिलेगा। दक्ष ने उस आदमी को देखते हुए सोचा। वह खुश था कि मिंग्यू का पूरा परिवार सुरक्षित था। वह बहुत उत्साहित था। कुछ ही पलों में मिंग्यू अपने पिता से मिलने जा रही थी। क्या वह रोएगी या उसे ये सब एक सपना लगेगा? वह सोचे बिना नहीं रह सका। यह सही है महाराज, मैं आपकी बेटी के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैंने एक बात पर झूठ बोला था, दक्ष ने धीरे से कहा। मुझे आपकी बेटी के बारे में पता है, लेकिन मैंने उससे संबंधित एक बात पर झूठ भी बोला था, दक्ष ने सम्राट से कहा। उसके झूठ बोलने की बात सुनकर सम्राट की आंखें चौंधिया गई। जहां तक पहरेदारों का सवाल है, उन्हें भी संदेह हुआ। पहरेदारों ने खुद को रोक नहीं पाया और एक कदम आगे बढ़कर अपनी तलवारों की मूठ पर हाथ रख लिया, ताकि वे किसी भी समय दक्ष पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएं। सम्राट लू जुनवेई के लंबे काले बाल थे और उनका चेहरा सौम्य था। ऐसा लग रहा था कि वे 40 के आसपास के हैं। उनके सौम्य चेहरे पर कई तरह की काली चीजें थीं, जिससे वे थके हुए लग रहे थे, लेकिन लू जुनवेई के अंदर योद्धा की भावना अभी भी बरकरार थी। एक योद्धा की तरह उसकी तीखी नजरें दक्ष पर घूर रही थीं। तुमने किस बारे में झूठ बोला सम्राट? आपकी बेटी, वह खतरे में नहीं है, लेकिन ये सच है कि मुझे पता है कि वह कहाँ है। वह मेरे साथ है और बिल्कुल ठीक है, दक्ष ने तेजी से काम करते हुए समझाया। वो तुम्हारे साथ है, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? क्या तुमने उसका अपहरण किया है? क्या तुम किसी अनजान व्यक्ति को चाहते हो? हमें बताओ कि तुम क्या चाहते हो।
सम्राट लू जुनवेई ने लॉन्ग चे से पूछा। उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए एक पिता की चिंता साफ झलक रही थी। दक्ष को यकीन था कि अगर वह इस सम्राट से इस साम्राज्य का सारा धन भी मांग ले तो भी वह शायद ही हिचकिचाएगा। मेरे पास एक खजाना है जिसमें इंसान रह सकते हैं, केवल मैं ही उस तक पहुंच सकता हूं। हालांकि मैं आपकी बेटी को यात्रा में सुरक्षित रखने के लिए उस खजाने में यहाँ लाया हूँ। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं उसे बाहर लाना चाहूंगा, दक्ष ने धीरे से कहा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके पास एक ऐसा खजाना है जिसके अंदर मनुष्य रह सकते हैं। यद्यपि यह खजाना महंगा था और जहां से आया था वहां इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी यह खजाना यहाँ चौंकाने वाली बात नहीं थी। उसके सामने वाला आदमी आखिरकार एक उच्च रैंकिंग वाली दुनिया का सम्राट था। उसके लिए इस तरह की चीजें होना सामान्य बात थी, इसलिए इस खजाने के लिए इस आदमी के उसके पीछे आने का कोई खतरा नहीं था। लेकिन उसे अभी भी खजाने का उपयोग करने के लिए अनुमति की आवश्यकता थी। यह एक कलाकृति थी और जब मिंग्यू बाहर आएगा तो ये खतरनाक होने वाला था, क्योंकि संरचनाएं उन पर हमला करने के लिए सक्रिय हो सकती थी। गार्ड भी उस पर हमला कर सकते थे क्योंकि वह आगे बढ़ता, इसलिए उसने ऐसी बातें शुरू में ही बताना बेहतर समझा। वो तुम्हारे साथ यहाँ है, सम्राट ने। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। आश्चर्य से कहा। वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सका क्योंकि एक पिता की इच्छा ने सम्राट की गरिमा को छीन लिया था, जिससे वो चिंता में खड़ा हो गया। यह सही है, वो मेरे साथ है। मैं उसे बाहर लाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ ताकि हम पर हमला ना हो। मैं आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करूँगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, सम्राट ने अपना सिर हिलाया। कोई भी उस पर हमला नहीं करेगा। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया और फिर अपना ध्यान वापस दक्ष पर केंद्रित कर लिया। बस एक बात जान लो, अगर ये तुम्हारी चाल है तो तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ेगा, जिससे मैं तुम्हें गुजरने पर मजबूर कर दूंगा। उसने बैठने से पहले दक्ष को चेतावनी दी। दक्ष ने सिर हिलाया और कमरे के चारों ओर एक नजर डाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे कमरे के अंदर की स्थिति पता है। साथ ही खुद को और अधिक सुरक्षित और अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक बनाने के लिए उसने सभी पर नजर रखने के लिए अपनी चेतना को कमरे के अंदर फैला दिया। भले ही यह मिंग्यू का घर था, फिर भी उनकी सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उसने तुरंत अपनी चेतना को नकली दुनिया के अंदर भेजा और मिंग्यू की तलाश की। वो मिंग्यू को बाहर नहीं लाना चाहता था जब वह स्नान की तलवार पकड़े हुए थी, इसलिए पहले ये देखना आवश्यक था कि वह क्या कर रही थी। जब उसने नकली दुनिया के अंदर देखा तो उसने पाया कि मिंग्यू पास के जंगल से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ रहा था। उन्हें ये संतोषजनक लगा और वे मिंग्यू को बाहर ले आए। मिंग्यू नकली दुनिया से बाहर आए और दक्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी पीठ सम्राट की ओर थी। अब हम कहाँ हैं? मिंग्यू ने दक्ष से पूछा जब उसने उसकी ओर देखा और फिर अपनी बाईं और दाईं ओर दीवारों के पास खड़े गार्डों की ओर देखा। उसकी आवाज पीछे खड़े सम्राट लू जुनवेई के दिल में तलवार की तरह चुभ गई। सम्राट खुद को खड़ा होने से नहीं रोक सका। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी नमी आ गई जब उसे एहसास हुआ कि यह उसकी बेटी की आवाज थी। उसे लगा कि वह पहले जैसी ही दिख रही है। वह ज्यादा नहीं बदली थी। उसने अपनी आवाज खोली लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसने पाया कि वह इतना अभिभूत था कि बोल नहीं सकता था। सौभाग्य से उसने अपनी आंखों में नमी को नियंत्रित किया और सुनिश्चित किया कि वह सबके सामने रो न पड़े। हम एक विशेष स्थान पर हैं, मिंग्यू। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएगा, दक्ष ने मिंग्यू से मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, पीछे देखो। मिंग्यू ने उसके शब्दों पर भौहें सिकोड़ ली और धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी। वह जल्द ही उस आदमी के सामने थी जो सिंहासन के सबसे करीब खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन आदमियों पर पड़ी, उसका दिल धड़कने लगा। वो अपने होठों को खोलने और बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि उसका हृदय भारी हो गया था। वह अपने पिता को गले लगाने के लिए उनकी ओर दौड़ी। रुको! एक रक्षक अपनी तलवार मिंग्यू की ओर करके उसके और सम्राट के बीच में आ गया।
अपनी पत्नी पर तलवार तानते देख दक्ष भी बिजली की तरह हरकत में आया और मिंगी के सामने आ गया। उसके हाथ में एक सुनहरी तलवार भी थी जिसे उसने उस गार्ड पर निशाना बनाया जो उसकी तरफ इशारा कर रहा था। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता भी है तो मैं भूल जाऊंगा कि यह उसका घर है। यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। दक्ष ने गार्ड को चेतावनी दी। अन्य गार्डों ने भी अपने हथियार निकाल लिए और दक्ष पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। एक बच्चे के लिए बहुत बड़े शब्द। गार्ड के नेता ने दक्ष का मजाक उड़ाया। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेटी पर अपनी तलवार तानना बंद करो। सम्राट ने आखिरकार बहुत देर बाद एक वाक्य कहा। लेकिन महाराज, ये कियांदी की एक योजना हो सकती है। हम किसी को भी उसकी पहचान की पुष्टि किए बिना आपके पास नहीं आने दे सकते। हो सकता है कि उन्होंने आपकी हत्या करने के लिए राजकुमारी का रूप धारण करने वाले किसी व्यक्ति को भेजा हो। हम लापरवाह नहीं हो सकते, गार्ड के नेता ने सम्राट से सम्मानपूर्वक कहा। इससे सम्राट को भी सोचना पड़ा। आजकल किसी का भेष बदलना संभव है। इस आदमी की बातें समझ में आई। क्या होगा अगर वो लड़की उसकी बेटी न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की हत्यारी हो जो उसकी बेटी के प्रति उसकी भावनाओं का इस्तेमाल करके उसकी हत्या करना चाहता हो? तुम ये सुनिश्चित करना चाहते हो कि वो असली राजकुमारी मिंग्यू है। यह आसान है। उससे ऐसी बातें पूछो जो केवल मिंग्यू ही जानती होगी। लेकिन अगर तुमने उस पर हमला करने की हिम्मत की तो आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। दक्ष ने गार्डों के नेता को चेतावनी दी क्योंकि वो अपनी जमीन पर खड़ा था। वो उन्हें मिंग्यू को पकड़ने या उससे भी बदतर उस पर हमला करने की इजाजत नहीं दे सकता था। वो उसकी औरत थी और उसे सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी थी। सम्राट लू जुनवेई ने दक्ष को देखा और प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। वो दक्ष की आंखों में ईमानदारी और मिंग्यू के प्रति देखभाल देख सकता था। वो किसी हत्यारे की तरह नहीं लग रहा था। हत्यारे ऐसे दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति की परवाह नहीं कर सकते। साथ ही उसे लग रहा था कि उसके सामने खड़ी मिंग्यू ही असली लड़की है। उसकी आंखों में आंसू और चिंता नकली नहीं हो सकती। उसे पहले से ही यकीन था कि वो असली थी। दुर्भाग्यवश उसे अभी भी यह सुनिश्चित करना था। अपने हथियार नीचे कर लो। किसी को भी मेरी बेटी पर निशाना साधने की इजाजत नहीं है, भले ही वो कोई छद्मवेशी हो। लेकिन जब तक मैं इसकी पुष्टि नहीं कर लूं, उस पर हमला मत करना। सम्राट लू जुनवेई ने अपने आदमियों को आदेश दिया। लेकिन महाराज, गार्डों के नेता ने पुकारा, कोई बहाना नहीं, तुरंत अपने हथियार नीचे कर दो। सम्राट लू जुनवेई ने पुकारा। हाँ महाराज। जब पहरेदारों ने देखा कि सम्राट कितना गंभीर है तो उन्होंने जल्दी से अपने हथियार नीचे कर दिए। उन्हें सम्राट की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन वे इतना ही कर सकते थे। यदि वे इस पर अड़े रहे तो इसका अर्थ ये होगा कि वे सम्राट के विरुद्ध है, जो मृत्युदंड योग्य अपराध है। अपने आदमियों को हथियार नीचे करते देख सम्राट ने संतोष से सिर हिलाया। उसने अपनी नजर दक्ष पर घुमाई, जो अभी भी अपना हथियार पकड़े हुए था। अब जब उन्होंने अपने हथियार नीचे कर दिए हैं, तो तुम भी उन्हें नीचे रखो, उसने दक्ष को आदेश दिया। दक्ष ने अपने आसपास नजर घुमाई और देखा कि मिंग्यू या उस पर एक भी हथियार निशाना साधा हुआ नहीं था। उसने अपनी राजा की तलवार वापस भेजी, लेकिन वह एक तरफ नहीं हटा। पिताजी, मिंग्यू ने धीरे से कहा और भावुक होकर अपने पिता की ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने पिता के सामने खड़ी है और उसे अपनी पहचान साबित करनी है। सम्राट लू जुनवेई ने भावुक चेहरे के साथ लड़की की ओर देखा। वो कुछ हद तक क्षमा प्रार्थी भी लग रहा था, क्योंकि वह अपनी बेटी को ये सब झेलने पर मजबूर कर रहा था। लंबे समय तक लापता रहने के बाद वो उसके पास वापस आ गई है और वो उसे अपना प्रमाण दिए बिना गले भी नहीं लगा सकता। मिंग्यू, मैं जानता हूँ कि तुम असली हो, लेकिन फिर भी सम्राट होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने आदमियों की संतुष्टि के लिए तुमसे कुछ सवाल पूछूं। मुझे उन्हें भी आश्वस्त करना है। हम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे बारे में संदेह करे। कृपया अपने इस पिता को माफ कर दो, उसने मिंग्यू से धीरे से कहा। सब ठीक है पिताजी, मैं समझती हूँ। मैं आपको फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। आखिरकार मैं वापस आ गई हूँ, मिंग्यू ने कहा, लेकिन बात करते समय वो फूट फूट कर रोने से खुद को रोक नहीं पाए।
उसके गालों पर आंसू बह निकले। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो मिंग्यू रो रही थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी पीठ थपथपाई। सम्राट भी एक कदम आगे बढ़ा। वो मिंग्यू के पास जाकर उसे कसकर गले लगाना चाहता था, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखते हुए वह रुक गया। मिंग्यू, कृपया मुझे जवाब दो। मुझे अपनी विशेष काया का नाम बताओ, सम्राट लू जुनवेई ने मिंग्यू से पूछा। विशेष काया? यह एक शापित काया है जिसे दिव्य ओरेकल काया कहा जाता है, जिसके कारण हमारे परिवार में अन्य लोगों की तुलना में मेरी साधना की गति धीमी है, मिंग्यू ने तुरंत उत्तर दिया। यह सही है, किसी अजनबी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, सम्राट लू जुनवेई ने संतोष में अपना सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन सिर्फ चर्चा के लिए मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं हर बात का जवाब दूंगा, मिंग्यू ने जवाब दिया। सम्राट लू जुनवेई ने आगे पूछा, जब तुम 9 साल के थे तो तुमने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए तुम्हें पहली बार डांटा गया था। वह एकमात्र ऐसा मौका था जब हमने तुम्हें डांटा था। बताओ तुमने क्या किया था? मिंग्यू ने अतीत को याद करने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। उस समय वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसे अभी भी सब याद था। उसने आगे कहा, मैंने आपकी कीमती कलाकृति तोड़ दी थी, जो एक फूलदान था। यह उस कमरे में था जिसके बारे में आपने मुझे कभी नहीं बताया था, इसीलिए आपने मुझे बहुत डांटा था। यह सही है, मिंग्यू का जवाब सुनते ही सम्राट लू जुनवेई के होठों पर एक सुंदर मुस्कान उभरी। एक तरफ हटो, वो मेरी बेटी है, इसकी पुष्टि हो गई है, उसने अपने सुरक्षाकर्मियों से कहा, जिन्होंने उसके आदेश का पालन किया। पहरेदार एक तरफ हट गए और सम्राट और मिंग्यू के बीच का रास्ता साफ कर दिया। दक्ष ने भी वैसा ही किया और एक तरफ हट गया। उसका हाथ अभी भी मिंग्यू के हाथों को पकड़े हुए था। जाओ, अपने पिता से मिलो, दक्ष ने धीरे से कहा और मिंग्यू का हाथ छुड़ाया। मिंग्यू ने दक्ष को घूरते हुए देखा जब उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले। हालांकि उसके होंठों से कोई विकल्प नहीं निकला, लेकिन दक्ष समझ गया कि वह क्या कह रही थी। वो उसके लिए जो कुछ भी कर रही थी, उसके लिए उसे धन्यवाद दे रही थी। मूर्ख, क्या तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की भी जरूरत है? अब जाओ और अपने पिता को ज्यादा इंतजार मत करवाओ, उन्होंने पहले ही काफी इंतजार कर लिया है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मिंग्यू ने अपनी नजर सिंहासन के पास खड़े आदमी पर घुमाई। उसके गालों पर आंसू टपक रहे थे क्योंकि आखिरकार उसके और उसके बीच कोई बाधा नहीं थी। वह अपने पिता की ओर दौड़ी, जो अंततः अपने आंसुओं को रोक नहीं सके और अपनी बाहें फैला दी। उसकी बेटी वापस आ गई थी। जिस बेटी को वह मरा हुआ समझ रहा था, वह वापस आ गई थी। वह जीवित और सुरक्षित थी। उसके दिल के अंदर की सारी भावनाएं उसके आंसुओं के माध्यम से बाहर आ गई जब उसने आखिरकार अपनी बेटी को गले लगा लिया। मिंग्यू रोते हुए अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। तुम वापस आ गए हो, तुम वापस आ गए हो, युए, सम्राट ने कमजोरी से कहा। मिंग्यू ने कोई जवाब नहीं दिया और बस रोती रही। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपने होंठ खोले और कहा, मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं भाई को नहीं बचा सकी। उसे मरता देख मैं कायरों की तरह भाग सकती थी। मारा गया? तुम क्या बात कर रहे हो? वह भी तो जीवित है, सम्राट ने असमंजस में कहा। वह जीवित है, मैंने पेई जैन को उसे मारते हुए देखा। उसने मुझे मार डालने के लिए अपने आदमियों को भी भेजा, क्योंकि उसने देखा कि मैंने उसे देखा है। फिर मैं एक आदमी से मिला जिसने मुझे कुछ ऐसा दिया जिससे मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया। अब जाकर मैं वापस आ पाया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि भाई मारा गया था। वह जीवित कैसे हो सकता है? मिंग्यू ने पूछा। दिलचस्प है, तो उसे यकीन है कि वह मर गया। मुझे लगा कि उसने उसकी मौत नहीं देखी, लेकिन अगर उसे यकीन है तो वह जिंदा कैसे है? दक्ष ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए सोचा। अल्पविराम, पेई ज़ेन ने उसे मार डाला। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसे ऐसा कहते हुए नहीं सुना। उसने मुझे बस इतना बताया कि जिस लड़की को वह पसंद करता था, उसने उसे अपने साथ भाग जाने के लिए कहा था। वह उसके प्यार में पड़ गया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह एक मनोरोगी थी।
जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे नशीला पदार्थ देकर कैद कर लिया गया। सम्राट लू जुनवेई ने अपनी बेटी से कहा, जो उसकी बातों से भ्रमित लग रहा था। पेई जैन कहाँ से आया? उसने आगे पूछा। ये सब क्या है? तुम वह कैसे देख सकते हो जो उसने नहीं देखा? तुम्हारा क्या मतलब है कि उसने तुम्हें नहीं बताया? वह मर चुका है, वो तुम्हें कैसे बता सकता है? मिनग्यू ने असमंजस में पूछा। मेरी प्यारी बेटी, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन वह जीवित है। वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। शाम को जब वह वापस आएगा तो तुम उससे मिल सकती हो। शायद कोई गलतफहमी हो गई हो। जब वह वापस आएगा तो तुम्हारे साथ इसे साफ कर देगा। सम्राट ने अपनी बेटी से कहा और उसके सिर पर हाथ फेरा। उसे अब भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत समझ लिया है। किसी भी हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम अभी ही वापस आए हो। चलो चले। तुम्हारी माँ तुम्हारे लौटने के बारे में जानकर बहुत खुश होगी, उसने खड़े होते हुए कहा। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और अपने सिंहासन के पीछे वाले दरवाजे की ओर चलने लगा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भूल रहा है तो वह रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी बेटी पीछे मुड़कर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वह भी रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह उस आदमी को भूल गया था जो उसकी बेटी से मिलने के बाद उसकी भावनाओं के रोलर कोस्टर में उसकी बेटी के साथ था। ओह हाँ, मैं भूल गया। यह आदमी कौन है? उसने दक्ष को देखते हुए पूछा। वो दक्ष है। वह मिनग्यू ने दक्ष के बारे में बताना शुरू किया और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। दक्ष ये सोचे बिना नहीं रह सका कि वह उसका वर्णन कैसे करेगी। क्या वह सच बताएगी या स्पष्ट बताएगी? उसके लिए अपने पिता के सामने ये सब खुलकर बताना निश्चित रूप से कठिन था। क्या वह उसे एक मित्र के रूप में पेश करने वाली थी और धीरे धीरे उन्हें सच्चाई बताने का इंतजार करने वाली थी? मिनग्यू ने दक्ष के बारे में बात करते हुए थोड़ा विराम लिया। कुछ देर बाद उसने कहा, वो मेरा पति है। क्या? अपनी बेटी की बात सुनकर सम्राट का मुंह अविश्वास से खुला रह गया। विवाहित? वह कैसे विवाहित हो सकती है? उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी बेटी विवाहित थी। भले ही उसने दक्ष को अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश करते देखा था, उसने सोचा कि उसे मिनग्यू पर क्रश है, लेकिन ये जानकर कि वे शादीशुदा थे। आखिर यह कैसा मजाक था? यहाँ तक कि दक्ष भी मिनग्यू की सरलता देखकर आश्चर्यचकित था। ये सही है। उसने न केवल कई बार मेरी जान बचाई बल्कि मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मैंने उससे शादी कर ली, मिनग्यू ने सिर झुकाते हुए अपने पिता से कहा। सम्राट लू जुनवेई ने बार बार अपना मुंह खोला और बंद किया, जवाब देने में असमर्थ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। उसके सामने जो आदमी था वह उसका दामाद था। न केवल उसका बेटा और बेटी वापस आ गए जिससे उसका परिवार पूरा हो गया, बल्कि उसका परिवार भी बढ़ गया। उसका एक दामाद था और जल्द ही उसे कियान यू के रूप में एक बहू मिलने वाली थी। ये सब बहुत ही अभिभूत करने वाला था। ये सब इतनी तेजी से कैसे हुआ? शादीशुदा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन तुम अभी भी बच्चे हो? उसने पूछा। उनकी नजर में उनकी बेटी इतनी छोटी थी कि उसकी इतनी जल्दी शादी नहीं हो सकती थी। मिनग्यू ने अपना सिर नीचे रखते हुए उत्तर दिया, पिताजी, मैं बड़ी हो गई हूँ और मैंने इससे पहले बहुत सोचा था, लेकिन वह मेरे लिए एकमात्र व्यक्ति है। कृपया अपनी बेटी को शादी से पहले आपकी अनुमति न लेने के लिए माफ करें। सम्राट लू जुनवेई ने अपनी बेटी की ओर देखा और फिर अपना ध्यान वापस दक्ष पर केंद्रित कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। ये सब बहुत भारी था। वह क्या कर सकता था? उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी। क्या उसके पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प था? उसने गहरी सांस ली और फिर आह भरी। ये ठीक है, मुझे आपके निर्णय पर भरोसा है। आपने उसमें कुछ ऐसा देखा होगा जिसके कारण आपने यह निर्णय लिया। मुझे आप पर विश्वास है, चिंता मत करो। सम्राट लू जुनवेई ने अपनी बेटी के सिर को धीरे से थपथपाते हुए कहा। मिनग्यू ने एक बार फिर अपने पिता को कसकर गले लगाया और उस व्यक्ति को इसे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने सोचा कि वह उसे डांट सकता है या दक्ष के लिए चीजें मुश्किल बना सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
वो बहुत खुश थी, उसका परिवार सुरक्षित था। युद्ध ने उन्हें नहीं मारा था जैसा कि उसने सोचा था। अब सब कुछ वाकई ठीक था और माना जाता है कि उसका भाई भी जीवित था। वो उससे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर यह सच है तो यह उसके लिए सबसे अच्छी बात थी जिसके लिए वो केवल भगवान को धन्यवाद दे सकती थी। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे खेद है कि मैं भूल गया, सम्राट ने दक्ष से पूछा। कोई बात नहीं, मैंने अभी तक तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि ये समझ में आता है, तुम्हारे लिए भावनाएं बहुत ज्यादा है। वैसे भी मेरा नाम दक्ष है। आपको सुरक्षित पाकर बहुत अच्छा लगा ससुर जी। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मिंग्यू आपकी सुरक्षा को लेकर कितना चिंतित था। आखिरकार मेरी एक खोज पूरी हो गई, उसने आगे कहा। सम्राट ने प्रशंसा भरी नजरों से दक्ष की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। हा, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम्हें धन्यवाद देता, लेकिन अब तुम परिवार हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत है। तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? पास आओ, उसने दक्ष को पास आने का इशारा करते हुए कहा। दक्ष ने पास खड़े गार्डों को देखा और सोचा कि क्या वे उसे अब सम्राट के पास जाने देंगे। वो केवल कोशिश ही कर सकता था। दक्ष सम्राट की ओर बढ़ने लगा। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। सौभाग्य से किसी भी पहरेदार ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ये पुष्टि हो गई कि मिंग्यू असली राजकुमारी थी और राजकुमारी उसे अपना पति कह रही थी। इससे दक्ष राजकुमार बन गया। राजकुमार को रोकने के लिए उन्हें पागल होना पड़ेगा। पहले उनके पास उसे रोकने का बहाना था क्योंकि उन्होंने मिंग्यू की पहचान की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकते थे। वे केवल अपने सम्राट के लिए खुश हो सकते थे। उनके साम्राज्य में सारी खुशियां लौट आई थी। उन्हें विश्वास था कि जल्द ही जश्न मनाया जाएगा। दक्ष सम्राट की ओर बढ़ा और उनसे कुछ फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। सम्राट मुस्कुराए बिना न रह सका और उसे गले लगाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। अल्पविराम। सम्राट लू जुनवेई ने दक्ष को मजबूती से गले लगा लिया था। तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचता था कि यूएर का पति कैसा होगा। मैं उसके लिए सबसे अच्छा आदमी ढूंढना चाहता था। दुर्भाग्य से मुझे उसका पति ढूंढने का अवसर नहीं मिला क्योंकि उसने खुद ही यह काम कर लिया था। लेकिन उसकी पसंद बुरी नहीं लगती, उसने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने कहा, जिस तरह से आप हमारे सबसे ताकतवर योद्धाओं के खिलाफ उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार थे, उसे मारने के लिए तैयार थे, मैं आपकी आंखों में गंभीरता और देखभाल देख सकता था। मुझे लगा कि आप